Hello everyone. So today we'll do our next method, that is just wait for a second. Today we'll do our next method, that is replacement policy, जिसमें हमारा that deteriorate with time वही सेम जैसे हमने लास्ट की थी, बस इसमें चेंज क्या है, बेसिकली इसमें मनी वैल्यू ऑल्सो चेंजेस। इसमें जो नया पॉइंट है, मनी वैल्यू ऑल्सो चेंजेस, बाकी का ये सेम है। तो इसमें क्या होता है कि ये वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है जहां पर जो आइटम है, जो इक्विपमेंट है, वो टाइम के साथ साथ ही उसकी एफिशिएंसी कम होती है, बट इस केस में जो है वो मनी वैल्यू भी उसकी जो है चेंज होने लग जाती है। सो अब इसमें हमने कैसे करना है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही है, बस इसमें एक नया कंसेप्ट आएगा, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। मींस कि जो भी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करना होता है, ठीक है। सो नाउ इसमें हम क्या करेंगे, जो अपनी उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर अब आपको मैं क्वेश्चन एग्जांपल से ही कराती हूँ। एग्जांपल 14 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, इफ आई टॉक अबाउट एग्जांपल 14, यहाँ पर हमें ईयर्स दिए हुए हैं 7 तक, राइट। तो मैं सबसे पहले ईयर्स लिख दूंगी 1 2 3 4 5 6 7, एंड आफ्टर दैट हमें इसमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट, या कह लो मेंटेनेंस कॉस्ट इज गिवन। मेंटेनेंस कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 400, 500, 700, 1000, 1300, 1700, 1300, 1700 एंड 2100। तो ये हमें मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है यहाँ पर। एंड हमें ओरिजिनल कॉस्ट जो सी है क्वेश्चन में, वो कितना गिवन है, दैट इज 5000, एंड स्क्रैप वैल्यू की इसमें कोई बात नहीं करी है। बट एक चीज इसमें और बताई गई है, दैट इज द डिस्काउंट रेट। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा डिस्काउंट रेट है, दैट इज 5, ओ सॉरी, दैट इज 9%। तो हमारा डिस्काउंट रेट जो हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9% दिया हुआ है, राइट। सो नाउ वी विल डू व्हाट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, सिर्फ एक आधे पॉइंट का ही जो है डिफरेंस होगा। कैसे होगा ये, अब जैसे इसमें ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमें मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, राइट, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आएंगे। आई एम जस्ट रिपीटिंग, हम अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आएंगे इसमें। तो प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आने का मतलब क्या है कि जो भी हमें डिस्काउंट रेट गिवन है, जैसे यू कैन सी कि हमें यहाँ 9% रेट गिवन है, तो हम इसकी ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिख लेंगे। वी विल डू व्हाट कि ये जो हम इसका मेंटेनेंस कॉस्ट का पीवी निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। कि देखो अभी देखो लॉजिक वाली बात ही है ना, कि अभी जो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है कि 1 साल बाद 400 लगना है, या 2 साल बाद 500 रुपए लगना है, 3 साल बाद, बट आने वाले टाइम में क्या जो आप आज जो 500 रुपए की बात कर रहे हो, क्या आने वाले टाइम में वो सेम वैल्यू रहेगी मनी की? नहीं रहेगी ना। मनी वैल्यू जो है वो मनी की वैल्यू गिरती जा रही है। आपको पता ही है, जो 1 रुपए की या 10 रुपए की वैल्यू जो आज से 10 साल 20 साल पहले थी, वो आज नहीं है, राइट, ऑफ कोर्स। सो ऑब्वियसली जो मनी वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। सो इसलिए हम इसको मनी वैल्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में उसको भी कंसिडर करते हैं। और इन्होंने डिस्काउंट रेट दे रखा है। अब ना, हाउ टू कैलकुलेट दिस डिस्काउंट वैल्यूज, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मे बी आपका जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ना कैपिटल बजटिंग चैप्टर करोगे, आई थिंक तब भी आपको ये चीज बताई जाएगी, या अगर आप कर रहे हो साथ में फिर तो ये आपके लिए इजी है पॉइंट। बट आई जस्ट टेल यू इसमें हमने क्या करना होता है। अब जब भी हम कभी प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं ना, तो उसको हमेशा आपने कैसे निकालना है, जस्ट नोट, जब भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है
1/1 प्लस रेट। मीन्स कि अगर आपका रेट लाइक 9% है तो 9% को मैं 0.09 भी लिख सकती हूँ। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 1/1 प्लस 0.09, और आई कैन से 1/1.09। अब जब आप 1 को 1.09 से डिवाइड करोगे, आप चेक करो आपकी वैल्यू क्या आ रही है। तो जब आप इसको एक बार करोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.09, तो योर आंसर विल बी 0.917। योर आंसर विल बी व्हाट? 0.917। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 0.917 है, ये आपका एक बार में आंसर आ गया। लेकिन व्हेन यू आर एक आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। जब आप कैलकुलेटर, ऑब्वियसली आपको कैलकुलेटर्स अलाउड ही होते हैं कॉलेज में, तो जब आप कैलकुलेटर पे कर रहे होते हो ना, जैसे अगर रेट ये 0 है, तो 1 को आपने डिवाइड कर दिया एक बार 1.09 से, तो उसने आंसर दे दिया कैलकुलेटर ने 0.917 समथिंग कुछ आ जाएगा आंसर। अगर आप उस वैल्यू जो आंसर आ गया उसके बाद दोबारा से अपने कैलकुलेटर में इज इक्वल टू प्रेस करोगे, तो ये फिर से ये सेम कैलकुलेशन रिपीट कर देगा। तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.841। फिर से जितनी बार आप इज इक्वल टू दबाते रहोगे, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू आती रहेगी। सो ये एक शॉर्टकट होता है जब आप कैलकुलेटर पे ये चीजें करते हो। ठीक है, सो आपने क्या करना है, सपोज इसका रेट 10% होता तो मैं क्या करती, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, जो भी मेरा आंसर आता उसको, ऑब्वियसली अब एक बार ही आंसर कैलकुलेटर ने दे दिया, उसके बाद बस इक्वल टू अगेन एंड अगेन प्रेस करते रहना है, तो वो मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर देता रहेगा जितने मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, सो ये मैंने अभी समझाना था कैलकुलेशन पार्ट। नाउ आई जस्ट गो कि अब हमने इसको करना कैसे। सो आई एम जस्ट फर्स्ट इरेजिंग दिस पार्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे भी मैंने आपको कैलकुलेशन इसकी समझाई है कि हमने, क्योंकि कैलकुलेटर पे आई थिंक ये काफी इजी है इसको करना, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। तो आप इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, दैट विल बी क्वाइट इजी। लेकिन अगर मैं वैसे आपको ट्रिक बताऊं तो वो क्या है, इफ यू डोंट हैव कैलकुलेटर और समथिंग, तो इसके लिए अब जैसे आपका जो आंसर आया है ना, लाइक 0.917 आया, तो आपको अगेन उसको 1.09 से ही डिवाइड करना है, मतलब करते रहना है। तो जस्ट डोंट गो दैट इन दैट सेंस, बिकॉज वो आपको कंफ्यूज करेगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड एक बार अपने कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपका रेट लाइक 9% है तो 1.09 आ जाएगा, अगर 10 है तो 1.10, मतलब फॉर्मूला वही है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट। वो करके एक बार आपने आंसर निकाल दिया, देन जस्ट इक्वल टू प्रेस करते रहो एंड आपका कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स देता रहेगा। अब नाउ अब जस्ट स्टार्टअप जब हम करेंगे, तो अब देखिए फर्स्ट ईयर, जैसे ईयर्स दे रखे हैं एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपको दे रखी है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो अब अगर मैं पहले साल की बात करूं, एक पॉइंट इसमें और है जो आपको ध्यान रखने वाला है, कि क्या आपकी ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्या वो बिगनिंग में इनकर हुई है या एंड में इनकर हुई है। आई एम जस्ट रिपीटिंग द पॉइंट। आपको एक पॉइंट जो और यहाँ ध्यान रखना है, दैट इज कि क्या जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, कि क्या ये बिगिनिंग में इनकर हुई है, साल के स्टार्टिंग में ही आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लग गई, मतलब जैसे ही आपने मशीन खरीदी, या आपके एंड में लगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो कई क्वेश्चंस में तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि एंड में लगी है या बिगिनिंग में लगी है, आप देखोगे भी आगे भी, अगर आप एग्जांपल देखो तो 15th एग्जांपल है मेरी बुक में, मशीन एक्स कॉस्ट 5000 वाली, तो उसमें भी एंड में थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है कि ये कॉस्ट बिगिनिंग में लगी है। या जो इससे नेक्स्ट एग्जांपल है वहां भी लास्ट में बताया हुआ है, एज्यूम दैट कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एंड में लगी। तो कई बार तो बताया होता है क्वेश्चन में, अगर नहीं बताया गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एजम्पशन यही लेते हैं, बिगनिंग वाली। तो हमारी एजम्पशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यही रहती है कि बिगनिंग में हमारी ये इनकर हुई है। राइट, आर यू क्लियर विद दिस। सो अब करना कैसे, अब इसका डिफरेंस क्या आएगा अगर बिगिनिंग में इनकर हो रही है या एंड में इनकर हो रही है, वो मैं पॉइंट आपको समझा देती हूँ कि उसका डिफरेंस क्या आता है ना। अभी ये चीज ध्यान से सुनना कि लाइक अगर अब मेरी बिगिनिंग में कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है, मतलब कि साल के, अभी जैसे मैंने आज मशीन खरीदी तो मेरी पहली मेंटेनेंस कॉस्ट आज ही लग गई, मतलब स्टार्टिंग में ही लग गई, फर्स्ट ईयर की, बिल्कुल जैसे मेरा आज फर्स्ट ईयर स्टार्ट ही हो रहा है तो उसकी स्टार्टिंग में ही लग गई।
तब तो आप कॉमन सी बात है ना कि आज ही अगर मेंटेनेंस कॉस्ट लगी है तो आज अगर मैंने 400 रुपया खर्चा है तो उसकी वैल्यू तो 400 ही होगी, क्योंकि वो तो आज ही खर्चा है, साल बाद थोड़े खर्चा है कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरा जो पहला प्रेजेंट वैल्यू की जो इधर आएगा वो 1 ही रहेगा। पहले बार में आप 1 ही लिखोगे अगर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बिगिनिंग में इंकर हो रही है। फिर ऑब्वियसली अब फर्स्ट ईयर, अब सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में अगर मेरी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो अब तो ऑब्वियसली साल पूरा हो गया कि एक तो मैंने फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मतलब आज ही कॉस्ट इंकर कर दी, नेक्स्ट कॉस्ट में दूसरा साल जब स्टार्ट होगा, मतलब या फिर आप कह सकते हो जब पहला साल एंड होगा तब लगी। ठीक है, तो जब हमारा दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो जब तब कॉस्ट लगी तब तो आपकी मनी की वैल्यू गिर गई। और वो कैसे कैलकुलेट करी अभी मैंने आपको बताया, वही फॉर्मूला लगा के 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर लगा के, तो आपका आंसर आ गया जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका आंसर 0.917 आ जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फॉर्मूला जो है। उसके बाद वैसे आपका 0.917 आ गया, फिर आपने दोबारा से अपने कैलकुलेटर में जब इक्वल टू दबाया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.841, देन अगेन इक्वल टू, तो आपने ये बस इक्वल टू दबा के जितने ईयर्स दिए हुए हैं उस हिसाब से अपनी वैल्यूज लिख लेनी है। ठीक है, तो आपकी ये इस तरीके से आपकी वैल्यूज जो है आ जाएंगी, मैं एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है हमारी दैट इज 0.596 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आई थिंक क्लियर है। सो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, आप कैलकुलेटर पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, तो ये आपका पीवी वैल्यू आई है, इसको हम बोलेंगे पीवी वैल्यू एड या प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट, जो भी आपने रेट लगाया है इसमें अभी आपका रेट जो था दैट वाज एट द रेट 9। नाउ अब निकालेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमटी क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, तो आपकी इसको इससे मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमटी 400 इंटू 1, 500 इंटू दिस, तो आपकी वैल्यूज आती रहेंगी। मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, 400, 480, ओ सॉरी 458.5। तो आपने इसको इस तरीके से कर लेना है, 458.5 आ जाएगा इसमें आपका। आप एक बार देख लीजिए, 458.5 आई थिंक आ जाएगा। देन 588.7 मल्टीप्लाई करोगे जब 700 को 0.841 से, 588.7, देन 772 आ जाएगा। 1000 को ऑब्वियसली इससे करोगे 772 आ जाएगा। 1300 को करोगे जब 0.708 से, तो आपका आई थिंक आ जाएगा 920.4। तो इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज जो है आ जाएंगी क्लियरली। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में आपने समेशन ऑफ एम्प्टी जैसे हम नॉर्मली करते हैं, सिर्फ एक यही स्टेप एक्स्ट्रा था। इसके बाद आपने जब पीवी ऑफ एम्प्टी निकाल दी उसके बाद तो आपने वही करना है, ऐड कर देना है। अब ऐड की कौन सी वाली को करना है, इसको कि इसको, ये जो न्यू वाली निकाली है, समझ आई। तो इसकी जो है क्यूमुलेटिव एम्प्टी निकाल लेनी है 400, देन 400 प्लस 458 तो 858.5 हो जाएगा। देन मैं उसमें अगर 588 ऐड करूंगी तो 1447.2 हो जाएगा आई थिंक सो। तो इस तरीके से आपने आगे आगे कैलकुलेशन करते रहना। तो समेशन ऑफ एम्प्टी भी आ गया। देन हम क्या निकालते होते थे, सी माइनस एस, वो आपको पता ही है, सी आपको 5000 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एंड स्क्रैप वैल्यू दी नहीं हुई है। ठीक है, सो आपने बस 5000 ही इधर लिखते रहना है, वो आपको पता ही है। इसके बाद देन टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एड एम्प्टी का सम एंड दिस करके टोटल कॉस्ट आ गई जैसे नॉर्मली आती है। एंड आपका लास्ट में एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट के लिए एक पॉइंट यहाँ रह गया, एवरेज कॉस्ट आपने जब निकालनी होती है आप क्या करते हो, नॉर्मली ईयर्स के साथ डिवाइड करते हो, राइट। ईयर्स के साथ ही डिवाइड करते हो, 1 2 3 4 5 6 जिस जो भी होता है टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते रहते हो। अब आप यहाँ पर जब डिवाइड करोगे ना, तो एक चीज आपने जो यहाँ ध्यान रखनी है, दैट इज आपने अब डिवाइड किससे करना है, क्यूमुलेटिव पीवी। यू हैव टू डिवाइड दिस टोटल कॉस्ट बाय क्यूमुलेटिव पीवी। क्यूमुलेटिव पीवी मतलब पीवी को भी ऐड करना है। पीवी सबसे पहला क्या था, 1, तो पहले में 1 ही आ जाएगा। देन 1 प्लस 0.917 विल बी 1.917, देन 1.917 में ऐड करेंगे 0.841 को, तो आ जाएगा 2.758। ठीक है,
2.758, देन उसमें ऐड कर देंगे तो 3.530। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज जो है आ जाएंगी क्यूमुलेटिव पीवी तक, राइट। सो यहाँ तक अब हमारा आ गया है। देन लास्ट में वी विल जस्ट कैलकुलेट द एवरेज। अब ये एवरेज हमारी काइंड ऑफ वेटेड एवरेज होगी, तो इसको हम WN या वेटेड एवरेज इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। वेटेड कॉस्ट, वेटेड एवरेज, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो मेरी टोटल कॉस्ट आई होगी उसको मैं डिवाइड करूंगी विद क्यूमुलेटिव पीवी। याद रखना है इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 से नहीं डिवाइड करना है, हमने सिंपली इसको जो है डिवाइड किससे करना है, टोटल कॉस्ट को क्यूमुलेटिव पीवी से। तो जैसे पहला हमारा था, पहले को तो चलो छोड़ दो, तो 1 से डिवाइड होगा। सेकंड जैसे मेरा आ रहा है इसमें 5855.50, अब उसको मैं डिवाइड करूंगी बाय 1.917, तो आपका 3056 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विद दिस नाउ कि आपका ये किस तरीके से आएगा। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, तो आपने अपनी वेटेड एवरेज निकाल, बाकी जो है कंसेप्ट सेम ही रहेगा। आपका आंसर कौन सा आएगा, जहां से आपकी ये वेटेड कॉस्ट या वेटेड एवरेज है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, उससे पहले वही जो सबसे मिनिमम वाला होता है, इन सिंपल वर्ड्स, जो सबसे मिनिमम वाली वेटेड कॉस्ट वेटेड एवरेज आएगी उस पर स्टार लगा देना, एंड जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे वैसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस मेथड इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेकिन अब मेरा जो ट्विस्ट था, ठीक है, मैं वो भी आपको इसी में समझा रही हूँ कि इसी में ही आपको वो क्लियर हो जाए पॉइंट, कि अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि आपका ना, आपने ये एज्यूम करना है कि आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना वो एट द एंड ऑफ द ईयर लगी है। सपोज मैं इसी की एग्जांपल ले रही हूँ, वैसे इसमें नहीं है, आगे भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एंड दिया हुआ, बट स्टिल आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। इसमें अब क्या, अगर इसी में ही लिखा होता तो क्या होता, मतलब फिर मतलब क्या होता कि आपकी हर बार जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है साल के एंड में लगती है, मतलब अगर मैंने आज कोई चीज खरीदी है तो उसकी मैं पहली मेंटेनेंस कॉस्ट मैं इस साल के एंड में लगाऊंगी, तो इस साल के एंड तक तो मनी वैल्यू चेंज हो ही जाएगी, राइट। फिर तो मुझे पहली बार में ही, जैसे पिछले केस में मैंने पहला जो है 1 लिखा था, अब यहाँ 1 की जगह पहली बार में ही मैं अपना जो भी ये डिस्काउंट रेट था 0.917 आया था, तो वो, देन उसके बाद 0.841, तो इसी से ही पहले ईयर से ही स्टार्ट कर दूंगी ये वाला लिखना। मतलब सीधी बात है, मैंने 1 नहीं लिखना है यहाँ पहले में, फर्स्ट ईयर के सामने मैंने सीधा ये स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर के एंड में ही मेंटेनेंस कॉस्ट अकर हो रही है तो फर्स्ट ईयर के एंड तक तो मनी वैल्यू चेंज हो ही जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आगे आगे ये लिखता रहना है। अब एक पॉइंट इसमें और अब आएगा, जब आप ये केस कर रहे हो जो मैंने अभी बताया है एंड ऑफ द ईयर वाला, फिर आपका क्यूमुलेटिव पीवी में भी चेंज आएगा। जब आपका ये एजम्पशन एंड ऑफ द ईयर वाली ली है, देन आपका ये जो क्यूमुलेटिव पीवी है, अब इसमें क्या होगा, एक सेकेंड गर्ल्स, एक सेकेंड, जस्ट वेट। सो यस, सो जहां पर अब हमारा यस, अब अगर यही सेम एजम्पशन है एट द एंड ऑफ द ईयर वाली, देन वी विल डू व्हाट, देन अब हमने जो क्यूमुलेटिव पीवी कैलकुलेट करना है तो इसमें भी चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्यूमुलेटिव पीवी क्या है, उसी को ही ऐड करना है, ये जो पीवी वैल्यूज है। अब उसमें पहले पिछले वाले केस में तो सबसे पहले 1 लिखा था, तो मैंने पहले में 1 लिख दिया, देन उसको नेक्स्ट में 0.917 लिखा था तो उसमें ऐड कर दिया। अब ये भी तो चेंज होगा क्लियरली। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें सबसे पहली वैल्यू में क्या लिखूंगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबसे पहली वैल्यू मुझे 0.917 लिखनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले वही लिखा हुआ है, देन उसको ऐड 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 करते रहना चाहिए, आपको यही लग रहा होगा। बट इसमें क्या होता है, अब देखो मेरे को जो पहली वैल्यू लिखनी है ना, अब मुझे वो 0.917 नहीं लिखनी है, मुझे यहाँ पर 1.917 लिखनी है। क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ठीक है यहाँ पर तो 0.917 है, बट जो मेरा 0 ईयर था, 0 ईयर जिस टाइम में मैंने मशीन खरीदी थी, तो तब तो मेरा 1 नहीं होगा ना यहाँ पर, तब तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू पे 1 नहीं होगा, वो चाहे मैंने यहाँ नहीं लिखा अभी। लेकिन अगर मैं क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर रही हूँ तो इसका मतलब कि 0.917 से भी तो पहले कुछ वैल्यू थी ना, 1 था मेरे पास, तो मैं पहली जो टोटल लिखूंगी वो लिखूंगी 1.917, 0.917 नहीं 1.917, देन आपका वही
अगेन वैल्यूज वही आती रहेंगी जो इधर आ रही थी 2.758 एंड 3.530, जो भी अभी हमने किया था वैसे। सो सीधी बात, इन शॉर्ट व्हाट मैंने एक ही क्वेश्चन में दो कंसेप्ट समझा दिया। अगर तो बिगिनिंग दिया हो तो पीवी सबसे पहले 1 से स्टार्ट होएंगी, फर्स्ट ईयर में 1 आएगा पीवी वैल्यू में, ठीक है। अगर एट द एंड होगा तो पीवी वैल्यू सीधा ही जो आपका डिवाइड करके वो फॉर्मूला लगा के आता है उसी से ही स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली क्यूमुलेटिव में भी फर्क पड़ेगा। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो मतलब बिगिनिंग वाली एजम्पशन ले रहे हो, फिर तो वहां पर पहले ही क्यूमुलेटिव में 1 नहीं आएगा, देन अगले में ऐड हो जाएगा वो 1.917। लेकिन अगर आपने एजम्पशन ली है एंड वाला, फिर आपकी जो फर्स्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव पीवी में जो पहली वैल्यू आपकी आनी है, राइट, तो ये जो पहली वैल्यू आपकी आनी है क्यूमुलेटिव में, इसी में ही आप 1.917 लिखोगे। 0.917 पहला वर्ड नहीं लिखोगे सीधा, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जो 0 ईयर था उसमें तो प्रेजेंट वैल्यू 1 नहीं होगी ना, तो इसको भी आप ऐड करोगे जब आप लिखोगे यहाँ। तो आप 1.917 से स्टार्ट करोगे। सो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस कंसेप्ट। मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें आपका साथ दो जो हमारे बाकी के क्वेश्चन के कंसेप्ट है वो भी काफी हद तक क्लियर कर दूं, राइट। अब एक चीज और जो मैं आपको यहाँ पर आपको बोला बताना चाहती हूँ, अगर इस क्वेश्चन में ना स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, सिंपल सी माइनस एस दिया हुआ था, तो मैंने तो वो 5000 माइनस 0 5000 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाई चांस इसमें स्क्रैप वैल्यू भी होती, स्क्रैप वैल्यूज भी दी होती, राइट, जो भी है आपकी स्क्रैप वैल्यूज गिवन होती, तो आपको ये ऑब्वियसली जब स्क्रैप वैल्यू दी होगी तो स्क्रैप वैल्यू की भी तो मनी वैल्यू चेंज होगी। जो आपको आज 100 रुपया 1000 रुपया स्क्रैप वैल्यू मिल रही है या आने वाले सालों में जो मिलेगी, क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी? वो भी तो प्रेजेंट वैल्यू पे आनी चाहिए। तो ऐसे केस में अगर किसी क्वेश्चन में स्क्रैप, वैसे आई थिंक आपकी एग्जाम्पल्स में एक ही क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट है, वो मैं आपको करवाऊंगी भी क्वेश्चन वो वाला, तो उसमें ये दिया हुआ है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो किसी क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट है जिसमें स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, सब में सिर्फ कॉस्ट ही दी हुई है, स्क्रैप 0 ही है। लेकिन अगर आ जाए बाई चांस, फिर आपने जो भी आपके स्क्रैप वैल्यूज लाइक 7,000 2,000 5,000 कुछ भी जो भी आपकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यूज आ रही होंगी, आपने उनको भी प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना है। मतलब कि जो भी आपका पीवी फैक्टर है, आपने उसको स्क्रैप वैल्यूज के साथ भी, जो भी आपकी पीवी वैल्यू आई है बेसिकली, जो हम निकालते हैं पीवी वैल्यूज आपने निकाल ली है, जो भी, उसको आपने, जैसे आप मेंटेनेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपने उसको स्क्रैप के साथ भी मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है। जैसे मेंटेनेंस के साथ करते रहोगे जिस जिस ईयर में जौन सी, वैसे ही स्क्रैप के साथ भी कॉरेस्पॉन्डिंगली पीवी वैल्यू लाइक 0.917 है या कुछ भी है तो उसको उसके साथ भी करते रहना, या अगर पहले में 1 नहीं होगा तो फिर 1 तो सेम ही रहेगा, तो उस तरीके से ये भी हो जाएगा। सो आई थिंक मैंने ये भी आपको कंसेप्ट अब क्लियर कर दिया है। नाउ अब जो हमारी एग्जाम्पल सेकंड है उस वो भी सिंपल ही है, उसमें भी आई थिंक अब हो जाएगा, उसमें एजम्पशन भी क्लियर बताई हुई है, बिगिनिंग एंड ऑल। अच्छा, अब एक चीज और, अगर आपको एजम्पशन क्वेश्चन में ना बताई जाए तो मोस्टली तो बुक में जो किया हुआ है बिगिनिंग ही लिया हुआ है। अगर तो बताई हुई है फिर तो ऑब्वियसली आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा कि बिगिनिंग में लेना है या एंड में लेना, नहीं बताई तो बुक में मोस्टली क्वेश्चन में बिगिनिंग ही ले रहा है, बट एक क्वेश्चन में उसने दूसरा एज्यूम कर लिया। तो टू अवॉइड द रिस्क आप क्या कर सकते हो, वैसे बिगिनिंग ही लो, ठीक है। स्टिल अगर आप बिगिनिंग ले रहे हो तो आप एक बार एजम्पशन नीचे मेंशन जरूर कराना कि हमने बिगिनिंग एज्यूम किया है या हमने एंड एज्यूम किया। मोस्टली आप, वैसे मेरी तो एडवाइस यही है, आप बिगिनिंग ही एज्यूम करो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया, अगर तो कर दिया फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो वही आप लोगे, ठीक है, फिर तो आप वही लोगे। सो आई थिंक ये आपको क्लियर है। इसके बाद अब ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो आपके साथ हो जाएंगे जिसमें वन वन मशीन वाले कंसेप्ट है, तो उसमें तो अब आपके हो जाएंगे क्वेश्चन। अब जहां पर हमारे पास टू मशीन्स आ जाएंगी, अब इसमें ना देखो, जैसे पिछले में केस में था ना, उसमें हम करते थे ये वाला कम, उसमें ना हमने दो टाइप के, लाइक आपको याद होगा जो फर्स्ट मेथड किया ना उसमें दो टाइप के केसेस करे हैं। एक केस किया है जब दो मशीन्स दी हुई हैं, आपको ये देखना है कि आप पहली वाली मशीन को दूसरी वाली मशीन से कब रिप्लेस करो। पहला तो ये देखना है कि रिप्लेस करना भी चाहिए कि नहीं, देन आपको ये देखना है कि अगर रिप्लेस करना है तो पहली वाली को दूसरी वाली से कब रिप्लेस करना है। एक तो वो कंसेप्ट होता है, फिर मैंने उसमें आपको लॉजिक भी बताया था, रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट को आपको कंपेयर करना है
विद दैट आपकी सेकंड मशीन की एवरेज कॉस्ट के साथ, ठीक है, वो मैंने आपको तब बताया था कंसेप्ट। लेकिन अगर आपका जो ये वाला अगर आपको एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जिसमें आपको ये देखना होता है कि आप किसको प्रेफर करें, दो मशीन्स दे दी जाती है, उनका डाटा दे दिया जाता है कि आपको अगर इन दोनों में से लेने की ऑप्शन है तो आप किसको प्रेफर करोगे, राइट? जब आपके पास ये ऑप्शन होती है देन आप किसको प्रेफर करोगे? ऐसे केस में आप क्या करते हो, मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन आई थिंक करवाया था, उसमें हमने क्या किया था, आप कॉस्ट को कंपेयर करते हो कि दोनों में से जिसकी एवरेज कॉस्ट कम आ रही होती है हम उस मशीन को प्रेफर कर देते हैं। सो यहाँ भी यही रहेगा, आप अपना सिंपली पहले पूरा क्वेश्चन करिए, दोनों केसेस सॉल्व करिए, देन जिसकी कम आ रही होगी आपने उसको लिख देना कि ये वाले मशीन बी की या मशीन ए की कम आ रही है तो हम ये वाली मशीन को प्रेफर करेंगे। क्योंकि इसमें ना वो रिप्लेसमेंट वो वाले केसेस नहीं दिए हुए हैं जिसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि इसको सेकंड मशीन से कब रिप्लेस करें या करें भी या नहीं। इसमें यही क्वेश्चन है कि आप दोनों, आपको डाटा दे दिया जाएगा कि आपको कौन सी वाली प्रेफर करनी है। तो प्रेफर में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यू जस्ट हैव टू, जब आपको ये बता दिया जाए कि विच मशीन टू प्रेफर, विच मशीन टू बी प्रेफर्ड, तो जब आपको ये बता दिया जाता है कौन सी मशीन को प्रेफर्ड करना है देन आप सिंपली उनकी कॉस्ट को कंपेयर करते हो, जो भी आपकी एवरेज या इस केस में तो वेटेड आ जाएगी, तो वेटेड कॉस्ट को दोनों की कंपेयर कर लोगे, जौन सी वाली कम होगी देन दैट विल बी लोअर कॉस्ट जो होगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो वाली मशीनरी को प्रेफर कर लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये तो मैंने आपका ये क्लियर ही होगा। इसमें दूसरे वाले क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो कोई है जिसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आपको उससे रिप्लेस करना, आई डोंट थिंक सो वो कंसेप्ट आपका है। स्टिल आप एक बार बैक क्वेश्चंस देख लेना, अगर आपको ऐसा कोई लगता है तो देन आई विल चेक, मेरे हिसाब से नहीं है वैसा कोई क्वेश्चन, सिर्फ इस मेथड में कंपैरिजन वाले ही आएंगे कि किसको प्रेफर करें, राइट? सो आई थिंक आपका ये वाला हो जाएगा, तो जिसमें आप कंपैरिजन भी करने हैं। नाउ अब आपका जो एक क्वेश्चन जो डिफरेंट है बाकी सबसे, बाकी सारे अब इसके मेथड के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट रहेगा दैट इज जिसमें अब हमें एक आपकी 19th एग्जाम्पल है, वो थोड़ी डिफरेंट है, वो मैं आपको एक बार करवा देती हूँ, देन आई थिंक योर कंसेप्ट विल बी ओवर। सो जस्ट एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो यस, तो अब हम जो कर रहे थे लास्ट, अब हमने एक एग्जाम्पल 19th है मेरी बुक में, आप अपनी बुक में जो भी आपकी एग्जाम्पल होगी एक बार देख लेना, मेरी बुक में तो 19th एग्जाम्पल है कि अ पर्सन इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन फॉर हिज ओन फैक्ट्री, जिसका आपको डाटा दिया हुआ है, तीन टाइप की मशीन दी हुई है, मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी, तीन आपको दी हुई है। अब इसमें आपको उनकी इन्वेस्टमेंट भी बताई हुई है कि पहली जो है 50,000 की है, देन ये 60,000 की है एंड नेक्स्ट 75,000 की है। उसकी आपको एनुअल कॉस्ट टोटल, मतलब साल में उसकी कितनी कॉस्ट लगती है, लाइक ये आपको काइंड ऑफ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही दे रखी है कि इस पे 10,000 का खर्चा लग जाता है, इस पे 7500 का, मतलब हर साल लगता है, ये एनुअल वर्ड यूज किया है, टोटल एनुअल कॉस्ट, और इस पे 6,000 का लग जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट इसमें हमें लाइफ दी हुई है, ठीक है, पहले हमें कॉस्ट, देन एनुअल कॉस्ट दे दी कि एनुअली कितना खर्चा पड़ता है उस पे, देन हमें उसकी लाइफ दी हुई कि कितने साल ये हमारे पास रहेंगी, तो वो तीनों में आई थिंक 10 ईयर्स दी हुई है। उसके बाद सैल्वेज वैल्यू या हम कह सकते हैं स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, वो हमें क्या दी हुई है, पहले केस में 2500, दूसरे केस में 5,000 एंड तीसरे केस में हमारी दी हुई है 6,000। तो ये हमें डाटा गिवन है। नाउ अब हमने क्या करना है, और नीचे भी हमें कुछ चीजें दी हुई है, लाइक रेट बताया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 12% डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, एंड आपको जो है पीवी फैक्टर ये है, और दो चीजें और दी हुई है कि पीवी फैक्टर जो है उसने बताया है एट द रेट 12% फॉर 10th ईयर, सिर्फ 10th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू का जो फैक्टर है वो उसने कैलकुलेट करके बताया हुआ है आपको 0.322 आएगा 10th ईयर का। एक चीज उसने और बताई हुई है कि जो एनुअल सीरीज पीवी फैक्टर, मतलब ध्यान से ये वर्ड देखना, एनुअल सीरीज पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर उसने ये नहीं बोला 10th ईयर का ये होगा,
10 इयर्स का जो एनुअल पीवी फैक्टर है वो पूरा टोटल बता रखा है, वो कितना है 5.650। एनुअल सीरीज पीवी फैक्टर एट द रेट 12%, 10 सालों के लिए अगर हम 12% रेट करते रहेंगे तो उसका जो पीवी फैक्टर का टोटल, लाइक जैसे अगर हमने जो पीछे क्वेश्चन किया है लाइक दिस वन, तो इसका ये जो पीवी फैक्टर आया है उन्होंने इसका टोटल करके बता दिया 10 सालों का, लाइक दिस इन सबको ऐड करके, तो वो आपको यहाँ पर दे दिया है। अब क्योंकि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सा चेंज हो रही है इस क्वेश्चन में, तो उन्होंने एक ही बताई हुई है कि एनुअली मशीन ए पे 10,000 ही लग रहा है हर बार, और अगर मैं मशीन बी की बात करूं तो इसमें 7500 ही लग रहा है, एंड मशीन सी पे ऐसे, तो ये डाटा आपको गिवन है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, ये डिफरेंट है। मैं अगेन एंड अगेन सेइंग, इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी दी हुई है। हमें इसपे जो है डाटा भी काइंड ऑफ पूरा नहीं दिया हुआ है। सैल्वेज वैल्यू भी देखो सिर्फ एंड में दी हुई है, 10वें साल के एंड में, लास्ट में जब हम बेचेंगे तो 2500 का बिकेगा, वो बताया हुआ है। कॉस्ट बताई हुई है, एंड एनुअल कॉस्ट भी सिंपली तीनों की 10,000 7500 ये दे दी, लाइफ बता दी, देन पीवी फैक्टर भी हमें क्यूमुलेट करके ही उन्होंने बता दिया। ठीक है, सो इस तरीके का डाटा दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई है, देन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो यस, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें अब हम तीनों मशीन्स का डाटा लिख लेंगे। मशीन्स ए बी सी, तीन मशीन्स हमने लिख दी है यहाँ पर। देन हम इसमें बता देंगे कि तीनों में कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी लगी थी, वो हमारी 50,000, एक में ए में 50,000 लगी है, बी में हमारी 60,000 लगी है, एंड सी में हमारी 75,000 सी हमारा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। एनुअल कॉस्ट पहले हम जैसे एक करके मैं बताती हूँ, देन आपको ज्यादा क्लियर होगा, अगर मैं तीनों इकट्ठे करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सोचो ये हमारी एक मशीन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसकी इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 दी है। एनुअल कॉस्ट मीन्स की जो हमारी हर बार उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट या एनुअल कॉस्ट साल में उसका 10,000 खर्चा आ जाता है। ठीक है, अब मुझे क्योंकि बार बार 10,000 10,000 10,000 हर साल 10 इयर्स प्रॉपर, जैसे हम नॉर्मली इक्वेशन में करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख के उस पर हर बार 10,000 10,000 लिखने की वो जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें जो मुझे पीवी फैक्टर दिया हुआ है ना, वो उन्होंने बता नहीं दिया क्यूमुलेटिव वाला। अभी मैंने आपको बताया कि 10 साल का उसने टोटल करके बता दिया, उसने बता दिया यहाँ पर ये देखो ध्यान से देखो कि एनुअल सीरीज पीवी फैक्टर 12% को 10 साल का पीवी फैक्टर ऐड करके 5.650 बन रहा है। तो हम सीधा ही, क्योंकि हम 10 साल ही हमने एज्यूम करने हैं, तो 10 साल बाद जो हमारी इसकी 10 साल ही, क्योंकि लाइफ दी हुई है ना आपको क्वेश्चन में, तो 10 इयर्स ही इसकी लाइफ है। तो आफ्टर 10 इयर्स आपका ये जो पीवी फैक्टर है ये ऐड होके ये 5.650 ऐड होके इतना बन जाएगा। आप सिंपली उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी तो एक ही बात है। अब अगर आप लॉजिकली सोचो कि आप 10,000 को पहले करोगे 0.917 या जो भी इसका 12% करके आएगा, देन 10,000 को करोगे 0.841 से, देन 10,000 को नेक्स्ट वैल्यू से करोगे। इससे बेटर ये नहीं है कि उन्होंने एक बार में पीवी को ही ऐड कर लिया 10 सालों का, देन आप उसको सीधा ही 10,000 से कर दो। बार बार 10,000 से उनको मल्टीप्लाई करके देन प्लस कर रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप एक बार में 10,000 को ही उनके पीवी के टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो इजी हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब मेंटेनेंस कॉस्ट या एनुअल कॉस्ट कौन सा चेंज हो रही है, हर बारी 10,000 को ही मल्टीप्लाई करना है, तो एक को बारी पीवी का टोटल करो एंड 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका अब ये मेंटेनेंस कॉस्ट का जो है टोटल पीवी क्या वैल्यू आ जाएगी ऑफ एनुअल कॉस्ट, वो आपकी आ जाएगी 10,000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5.650 को, तो वो आपका 56,500 आ जाएगा। देन आपकी जो सैलवेज वैल्यू या हम कह सकते हैं कि जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है, वो आपको दी हुई है पहले केस में। अभी आप क्वेश्चन आपके सामने ही है, एक बार आप देख लो, चाहे मैं एक बार ऊपर भी इसको कर देती हूँ। अभी मैंने आपको लिख के दिखाई थी 2500, राइट, पहली मशीन की सैलवेज वैल्यू हमारी 2500 थी। तो अब मैं इसमें यहाँ पर सैलवेज वैल्यू में इसका 2500 लिख देती हूँ।
देन बस लास्ट में अब मुझे जो भी मेरी सैल्वेज वैल्यू है उसका भी तो मुझे पीवी फैक्टर दिया हुआ था ना। अब देखो इसमें अब मेरे को यही वाले पीवी फैक्टर से नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये तो 10 सालों का टोटल दिया हुआ है, और जो मुझे स्क्रैप वैल्यू दी है वो तो एंड में ही दी है ना। हर बार थोड़े 2500 स्क्रैप वैल्यू हो सकती है, तो लॉजिक ही नहीं बनता। स्क्रैप वैल्यू तो हर बार थोड़ी आपकी 2500 हर साल में होती है, वो तो चेंज होती रहती है। जैसे जैसे साल बढ़ते रहते हैं आपकी स्क्रैप वैल्यू भी तो चेंज होती है ना गर्ल्स, राइट? कि आज की डेट में आपका चीज जितने की बिक रही है, कि अगले साल भी उतने ही बिकेगा, वो ऐसे तीसरे साल भी उतने का ही बिकेगा, राइट? वो तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है ना जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, राइट? तो अब यहाँ पर जो स्क्रैप वैल्यू 2500 बताई गई है, ये हर बार की नहीं बताई, ये सिंपल एंड में बताई है कि जब 10 साल बाद आप बेचोगे तो 2500 का बिकेगा। एंड इसीलिए हमें क्वेश्चन में ना अलग से ये चीज, ये पॉइंट जो मैंने अभी लिखा भी है ना ऊपर आपको, जो 0.322, तभी ये अलग से उसने बताया है कि 10th ईयर, वर्ड उसने स्ट्रेस किया 10th ईयर, 10वें साल का पीवी फैक्टर 0.322 है। तो आप सिंपली इस 2500 को उसके 10वें साल के पीवी फैक्टर से आप एक बार मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 10वें साल का 0.322। इससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, देन आपका पीवी फैक्टर ऑफ सैल्वेज वैल्यू जब आप करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपका 805 आ जाएगा पीवी ऑफ सैल्वेज करके। देन आपको जो है आपकी नेट कॉस्ट आपकी निकाल लेनी है। अब आपकी नेट कॉस्ट इसमें कैसे आए, ठीक है? अब इसका कंसेप्ट उसके जैसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन प्रॉपर वैसे वाला नहीं किया है। अब इसमें जो नेट कॉस्ट है वो आप देख लीजिए कैसे आ रही है, बस बाकी का तो हो ही जाएगा। नेट कॉस्ट इसमें इन्होंने निकाली है, इन्होंने सबसे पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, मतलब जो आपका सी था, उसमें प्लस किया है जो भी आपका ये मेंटेनेंस कॉस्ट का आ रहा था टोटल, पीवी को मल्टीप्लाई करके दिस वन, इसको ऐड किया। वो तो हम वैसे भी करते ही होते हैं ना, समेशन ऑफ एम्प्टी, वो तो मैंने आपको बताई, सी माइनस एस जो भी है प्लस समेशन ऑफ एम्प्टी। तो इसमें हमने एम्प्टी का जो समेशन है ऑब्वियसली वो पीवी वाला ही लेंगे, ये आ गया, उसको ले लिया। देन हमने माइनस किसको करा है, जो भी मेरा स्क्रैप वैल्यू, जैसे सी यही होता है ना फॉर्मूला, सी माइनस एस प्लस एम्प्टी, तो मैंने पहले सी ले लिया, एम्प्टी को प्लस कर दिया, देन उसमें जो स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस करिए। अब स्क्रैप वैल्यू भी कौन सी माइनस करूंगी, ऑब्वियसली पीवी वाली, जो प्रेजेंट वैल्यू वाली, अभी मेरी 800 चाहिए, तो इसको मैं माइनस कर दूंगी। तो मीन्स कि मेरा आंसर अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बन गया, इन्वेस्टमेंट की थी पहले केस में 50,000 की, एमटी का सम बन गया 56500, माइनस कर देंगे 805, तो आपका वैल्यू जो है आ जाएगी 105695, वैल्यू विल बी 105695। सो आई थिंक ये आपका आ जाएगा। सिमिलरली सेम तरीके से आप बाकी दो केसेस भी जब सॉल्व करोगे तो उनकी भी आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। मैं एक बार जस्ट वैल्यूज लिख देती हूँ। तो आपके तीनों केसेस में जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी ए मशीन, बी मशीन में नीचे लिख देती हूँ, वहां जगह नहीं थी। ए मशीन के केस में लास्ट में नेट कॉस्ट आ जाएगी 105695, बी के लास्ट में नेट कॉस्ट 100, यह 765, तीसरे के केस में 106968। तो ये तीन आ गई। अब इनमें से आपने बताना है कि कौन सी मशीन जो है मुझे प्रेफर करनी चाहिए, राइट? सिलेक्ट करनी है तीनों में से बेस्ट मशीन। मैंने आपको पहले ही बताया इस मेथड में ना आपको प्रेफर वाली क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि तीनों में से प्रेफर कौन सी करनी है। तो तीनों में से प्रेफर कौन सी करोगे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिंपली जस्ट कंपेयर देयर कॉस्ट, कि तीनों में से सबसे कम कॉस्ट किसकी पड़ रही है। अब सबसे कम कॉस्ट मुझे इसकी पड़ रही है, सो आई विल प्रेफर मशीन बी। So this was it. I think you all are clear with now this topic. Thank you so much, and आप ये एक बार देख लेना अच्छे से, then we'll do the next one.